ओके जी, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करें, बताइए। तो क्या पीवाई क्यू कर रहा है तो वही डिस्कस करें या कुछ और है? जिनको जो भी डिस्कस करना है बताओ, क्या करें? थ्योरी, पीवाई क्यू, या करके आए हो तो डाउट बताओ। मेनली आपको वही करना है, सिलेबस एक बार देख लो ओवरऑल, और उसके बाद पीवाई क्यू सॉल्व करो। देन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, है ना, जैसे पीवाई क्यू वैसा। तो कल हम लोग डाउट कर रहे थे ना, इसमें शायद और डाउट था। तो ये कर रहे थे ना हम। तो ये एक रह गया था, तो ये वाला पीवाई क्यू कर रहे थे। बताओ जी, क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा रह गया था इसमें, बताओ। अच्छा, 18, 22, 30 क्या बाकी है या हो गया था? तो हाँ, तो 18 थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसको देखना पड़ेगा, इसको देखता हूँ, है ना। तो क्योंकि ये थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल है और रह गए थे ना 22 और 30। चलो 22, 30 देखते हैं, फिर आते हैं 18 पे। थोड़ा मतलब सर टाइम लगेगा, ट्राई करके देखते हैं। 22 क्या है? हम्म, देखिए, तो ये कह रहा है कि मल्टीपल चॉइस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 20 questions. Each question has 4 choices, exactly one of which is correct. For each question, a student is able to correctly identify one of the choices as wrong. अच्छा, मतलब 20 क्वेश्चन एमसीक्यू में है, हर क्वेश्चन में 4 चॉइस है, लेकिन एक ही करेक्ट होगा। फॉर ईच क्वेश्चन स्टूडेंट इज एबल टू करेक्टली आइडेंटिफाई वन ऑफ द चॉइसेस एज रॉन्ग। अच्छा, उसको पता है कि एक ऑप्शन कौन सा रॉन्ग है। एंड चूजेज वन आंसर एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग। तो मतलब एक तो उसको पता ही है कि रॉन्ग है, तो वो एलिमिनेट हो गया था। बाकी 3 में से वो रैंडमली एक चूज कर रहा है, तो मतलब वो 1/3 हो गया, उस क्वेश्चन को सही कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है ना। फिर कह रहा है कि द स्टूडेंट विल गेट अ स्कॉलरशिप इफ सी आंसर्स एटलीस्ट 18 क्वेश्चंस करेक्टली। टोटल 20 है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट द स्कॉलरशिप? तो एक्स मान लो अभी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली। तो क्या मुझे कोई बता पाएगा कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? देर आर 20 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन द स्टूडेंट विल बी एबल टू, मतलब जो, क्योंकि एक ऑप्शन को पता है गलत है, तो बाकी 3 में एक रैंडम टिक करेगा। सो एक क्वेश्चन करेक्ट होने का चांस 1/3 है, और 20 क्वेश्चन टोटल है। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली? या तो करेक्टली आंसर करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो एक सक्सेस एक फेलियर। तो इफ आंसर्स करेक्टली मतलब सक्सेस हो गया, नॉट करेक्टली फेलियर हो गया। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स? एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एनीवन जो बता पाओ। तो यहाँ एक्स बाइनोमियल हो जाएगा, 20, 1/3। अब क्वेश्चन ये है कि स्कॉलरशिप कब मिलेगी। तो स्कॉलरशिप मिलने के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट 18 क्वेश्चन सही आंसर करे। तो x मोर देन इक्वल टू 18। तो मतलब x इज इक्वल टू 18 प्लस x इज इक्वल टू 19 प्लस x इज इक्वल टू 20। इन तीनों का सेपरेटली प्रोबेबिलिटी निकालो। बाइनोमियल 20, 1/3 में निकाल पाओगे? तो बाइनो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 20, 1/3, इन तीनों नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, जो ऐड करो, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सब लोग ट्राई करके आंसर बताओ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा।
आएगा कि नहीं भाई? ये भी नहीं आएगा क्या? किसका डाउट है? हाँ जी भाई नंदनी, आपका डाउट है ना, आप बताओ। ये भी नहीं कर पा रहे हो कि अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इन 3 पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल के सम नहीं होगा? बी बी ऑप्शन आ रहा है। तो वेट किसका कर रहे हो पूछने का? आप बताओगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। 30 में क्या है? तो ये परम्यूटेशन काइंड ऑफ। हाउ मेनी परम्यूटेशंस, है ना? तो क्वेश्चन है हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ द 26 लेटर्स। ठीक है, ऑफ अल्फाबेट आर देयर इन विच वाई इज एडजेसेंट टू एटलीस्ट वन ऑफ द 5 वोवेल्स। ओके, तो देखो जी, कुछ समझ आया? तो हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ 26 लेटर्स, ए बी सी डी है ना, जेड तक है, ऑफ द अल्फाबेट्स आर देयर इन विच वाई इज एडजेसेंट टू एटलीस्ट वन ऑफ द 5 वोवेल्स। तो वाई इनमें से किसी, है ना? कैसे करोगे? तो इसमें है कि y will be adjacent to one of the 5 vowels. तो वैसे टोटल परमुटेशन कितना होगा? वैसे 26 का तो 26 फैक्टोरियल होगा, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि y is adjacent to at least
वन ऑफ द वोवेल्स, है ना। तो वाई या तो ए के साथ होगा, या ई के साथ, या आई के साथ, या ओ के साथ, यू के साथ, या सबके साथ। तो देखो ऐसा कर सकते हैं क्या, जैसे मैं वाई के साथ अभी ए ले लूं, मान लो एग्जांपल के लिए ये करता हूं, मतलब हमने मान लिया वाई और ए एक ही है, तो रिमेनिंग कितने होंगे, तो रिमेनिंग जैसे होगा बी सी डी जेड तक, है ना। तो अभी वाई और ए को एक साथ मान लिया, तो एक ही है ये, क्योंकि दोनों हमेशा साथ आने चाहिए, ये हम देख रहे हैं वाई और ए साथ आने चाहिए। तो इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने लेटर हैं, 25 लेटर्स हैं, अब इसको मैं एक मान लिया अभी। सो 25 कैन बी अरेंज्ड इन 25 फैक्टोरियल, बट वाई ए में ये दोनों अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, वाई ए एक अलग मतलब वो क्या बोलते हैं वर्ड बनाएगा, एंड ए वाई अगर करेंगे तो अलग। सो वाई ए एंड ए वाई कैन बी इंटरचेंज इन, अपने पोजीशन चेंज कर सकता है टू वेज में, तो इंटू टू हो जाएगा। सिमिलरली मैं वाई को ई के साथ कर देता हूँ, सेम प्रोसेस, वाई ई एक रख लेते हैं, बाकी एज इट इज, तो ये भी होगा 25 फैक्टोरियल इंटू टू। फिर वाई को हम रख लेते हैं आई के साथ, तो ये भी होगा 25 फैक्टोरियल इंटू टू। फिर वाई को रख लेते हैं ओ के साथ, एंड द सेम प्रोसीजर, सो 25 फैक्टोरियल इंटू टू, या वाई को रख लेते हैं यू के साथ, सो अगेन सेम वे 25 फैक्टोरियल इंटू टू। तो आइदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन, इनमें से ये ऐसा होगा, सो ऑब्वियसली दे आर एडजेसेंट टू, इन सबको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 25 फैक्टोरियल इंटू 10, ऐसा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देखो ऐसा होगा जी, आप लोगों को क्या लगता है, चेक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं उस पे जो रह गया था, क्या रह गया, 18 रह गया था, अब 18 ट्राई करते हैं। इसको देखते हैं, इसमें ना थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल थिंकिंग चाहिए, तो एग्जांपल लेके कोशिश करते हैं इसको डिस्कार्ड करने का। तो इसमें जो आएगा, तो एस टी दो नॉन एम्प्टी सेट है, और एफ एस से टी में है, ठीक है, एस डोमेन है फंक्शन का, और टी कोडोमेन है, और ए बी सबसेट है इसका, तो एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो फंक्शन सेट पे ही ऑपरेट हो रहा है ना, ऐसा है, चाहे कोई भी सबसेट ले लो। तो क्या एक ऐसा फंक्शन मिलेगा ए, एक ऐसा सेट मिलेगा ए मुझे, जहाँ एफ इनवर्स एफ ए नहीं होगा, या एक ऐसा डिजाइंड सबसेट ए भी मिलेगा जिसके लिए एफ ए इंटर एफ बी फाई नहीं होगा। तो इसे एग्जाम्पल लेके देखना पड़ेगा, फंक्शन बनाओ और दो सेट लो एंड देन ट्राई करो। एफ वन वन है, देन एक एग्जाम्पल ले करना पड़ेगा इसको। सोचो भाई, तो मेनली ये क्या होता है ना, जैसे एफ इनवर्स एफ एक्स मैं समझा रहा हूँ, ये एक्स होता है कब, इफ
एफ इनवर्स एग्जिस्ट, और एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगी? इफ एफ इज बाइजेक्टिव, है ना। तो एफ बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन 2, जैसे इंजेक्टिव लिखा है ना, तो इंजेक्टिव का ही दूसरा नाम है 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। इंजेक्टिव मतलब 1 1 फंक्शन, इंजेक्टिव मतलब 1 1 फंक्शन, तो एफ इज बाइजेक्टिव मतलब 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो तो अगर एफ बाइजेक्टिव मान लो कर दिया आपने प्रूफ कि 1 1 ऑन 2 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और देयर इज डिसजॉइंट सबसेट ए वी ऑफ ए सच दैट, और अगर बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव क्या होता है? 1 1 डिफरेंट एक्स की इमेज, मतलब x1 x2 डिफरेंट है। बाइजेक्टिव क्या होता है? अगर मैं इंजेक्टिव डिफाइन करूँ, इंजेक्टिव, तो इंजेक्टिव यहाँ तो 1 1, तो 1 1 फंक्शन का क्या डेफिनेशन है कि लाइक x1 इज डिफरेंट दैन x2 इम्प्लाइज fx1 इज डिफरेंट दैन fx2। तो अगर x1 x2 डिसजॉइंट है, जैसे ये कह रहा है ना कि a इंटरसेक्शन b फाई है, तो मतलब a b डिफरेंट सेट है, तो दोनों एफ ए एफ बी भी डिफरेंट होगा। इसका मतलब है कि एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी वी फाई ही होगा, क्योंकि ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एफ ए एफ बी में क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट होगा, डिसजॉइंट सेट ए बी सच दैट नॉन एम्प्टी होगा। तो अगर इंजेक्टिव है, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमने 1 1 दिखा दिया, तो अगर सी ऑप्शन ट्रू होगा तो ए फॉल्स हो जाएगा एंड बी भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एम्प्टी ही होना पड़ेगा इसको, एंड डी तो नॉन ऑफ दीज है। तो 1 1 कैसे दिखाओगे? तो 1 1 का यही डेफिनेशन है कि x1 डिफरेंट दैन x2 इम्प्लाइज fx1 इज डिफरेंट दैन fx2, या दूसरा डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा इंजेक्टिव का या 1 1 का, दैट इज कि इफ fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल, दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट बोथ आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों इक्विवेलेंट है, सेम ही है, मतलब इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। तो या तो ये तरीके से प्रूव करो या ये तरीके से प्रूव करो, तो ऐसा कुछ प्रूव करना पड़ेगा इंजेक्टिव दिखाने के लिए। हमें गिवन कंडीशन ये है कि इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। तो मान लीजिए अभी के लिए ए मैंने ले लिया सेट x1 और बी ले लिया सेट x2, ठीक है ना। तो किससे जाऊं? इस तरीके से, इस तरीके से। तो अगर मैंने इस तरीके से मान लो, तो मैं प्रूव क्या करना चाह रहा हूं? मैं ट्राई करना चाह रहा हूं कि मैं 1 1 दिखा दूं, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 1 1 दिखाऊं, प्रूव कर दूं। तो मुझे उसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा? तो मैं मान लेता हूं कि fx1 इक्वल है fx2 के, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ऐसा। अब पता ना, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड जानते हो आप लोग? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या करते हैं, जो प्रूफ करना है उसके अपोजिट मान लेते हैं। तो हमने अपोजिट मान लिया कि x1 डिफरेंट है x2 के, अपोजिट है। तो अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, देखते हैं क्या आता है। सो तो यहाँ पे x1 तो सिंगल सेट है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ऐसा हो गया ना। तो यहां से एफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो वैसे तो x1 x2 डिफरेंट रखा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है एफ ए
इंटरसेक्शन एफ बी, तो मतलब तो हमने कहा x1 x2 डिफरेंट है, हमने तो ये माना है ना कि लेट x1 इज डिफरेंट दैन x2, ये हमने मान लिया है, ठीक है। एंड बाद में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सो हम लोग वन ऑन फंक्शन दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आगे ये तो एम्प्टी सेट आ जाएगा ना जी, x1 x2 डिफरेंट है तो इंटरसेक्शन कुछ आएगा नहीं। एंड एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी कितना आएगा? एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, फंक्शन का क्वेश्चन है ये, जेईई एडवांस में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छा, हमने माना है कि एफ एक्स वन एफ एक्स टू इक्वल है, ओके। तो जब इक्वल है, दोनों सेम ही तो है, तो हमने तो ये माना हुआ है एफ ए बी इक्वल है, तो इसका मतलब एफ ए बी तो सेम ही है, तो ये एफ ए हो गया। तो एफ ऑफ फाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ फाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए मिला मुझे यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है? और फाई मतलब क्या, एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट का इमेज क्या होगा? एम्प्टी सेट का जो इमेज होगा, मतलब डोमेन में कुछ नहीं है तो इसका कोई इमेज तो बनेगा नहीं, तो एफ फाई तो फाई ही होगा क्योंकि फंक्शन है। तो यहाँ से आगे एफ ए बराबर फाई, और ये फंक्शन के डेफिनेशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या यहाँ पे आया, फाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन, यही आ रहा ना। तो x1 तो डोमेन का एलिमेंट है, हमने x1 कहाँ से लिया होगा, यहाँ x1 x2 जो एलिमेंट है, अब ये समझिए कि x1 x2 मैं डोमेन से ले रहा हूँ, s से ले रहा हूँ मान लो अभी के लिए, ठीक है। आई एम टेकिंग x1 x2 फ्रॉम s। तो फंक्शन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट इन द डोमेन मस्ट हैव अ कोडोमेन इन, मस्ट हैव इमेज इन कोडोमेन, है ना। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन मस्ट हैव एन इमेज इन कोडोमेन। बट यहाँ तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा तो एफ फंक्शन ही नहीं होगा, बट फंक्शन तो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने जो अज्यूम किया है वो गलत किया है। यहाँ पे हमने लिया ना कि x1 x2 डिफरेंट है, ये हमने स्टार्ट किया ना, और हमने स्टार्ट किया fx1, बट आना चाहिए था x1 x2 इक्वल, है ना, ऐसा होना चाहिए था। तो ये है कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 होगा। आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कि हमें जो अज्यूम किया है उसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो मतलब गलत अज्यूम किया तो उसको सही कर लो। तो ये इंप्लाई करेगा x1 इज इक्वल टू x2, और इससे ये प्रूफ हो गया कि x1 इक्वल टू x2 ले लिया हमने, तो तब जाके फंक्शन 1 1 हो गया। तो इस तरह से आपको प्रूफ करना पड़ेगा फंक्शन इज 1 1, तो फंक्शन इंजेक्टिव हो जाएगा, और फंक्शन अगर 1 1 है तो ये दोनों सही नहीं हो सकता, और ये तो नन ऑफ दीज है, तो ये सी ही सही ऑप्शन है। तो इस तरह से कुछ 1 1 आपको प्रूफ करना पड़ेगा। देखो इसमें थोड़ा सा कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, मैंने क्या अज्यूम किया है कि x1 x2 डिफरेंट है, फिर आगे वो कॉन्ट्रडिक्शन है ना आ गया है गिवन फैक्ट के। या मैं ऐसा करता कि, है ना, मतलब देखो ये गलत है, तो मतलब ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया ना, गिवन कंडीशन को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, तो इसको कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि ये गलत आ रहा, मतलब ये गलत है क्योंकि हमने स्टार्ट यहीं से किया है, ये मुझे गिवन था, दिस वाज गिवन, तो हमने ऐसा अज्यूम किया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन मतलब इसका कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, समझ सकते हो आप। फंक्शन मतलब ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, और ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है मतलब उसके लिए x1 x2 को इक्वल होना ही पड़ेगा, तो x1 x2 को इक्वल होगा, इसका मतलब 1 1 होना पड़ेगा, इस तरीके से। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा है, तो f 1 1 होगा एंड देन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बताओ, और कोई डाउट है इसमें, और कोई बचा है डाउट आपको, या कहीं कोई और डाउट जो आपने ट्राई किए हो, एमस्टैट्स का पेपर अगर आपने पूरा सॉल्व कर लिया है, लास्ट 10 ईयर पेपर को एटलीस्ट 10 टाइम सॉल्व करो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डाउट लेके आइए, या थ्योरी पढ़ो, थ्योरी में डाउट है तो बताओ, पीवाईक्यू में डाउट है तो बताओ, ठीक है।